हमारे बीच पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन परम सम्माननीय वाईपी सिंह सर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए डॉक्टर धर्मराज गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। माल्यार्पण से सर का स्वागत है। हमारे बीच शिक्षा प्रसार समिति के सम्माननीय सचिव मुनीश श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए अरविंद पटेल सर को बुलाना चाहेंगे। माल्यार्पण से सर का स्वागत। ताली थोड़ा कम आ रही है, ताली बजाते नहीं तो एसी एक तो बंद हो जाएंगे अपने आप। हमारे बीच महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नरेंद्र खरे सर उपस्थित हैं मंच पे। उनके स्वागत के लिए प्रदीप सर को बुलाना चाहेंगे। हाँ, अब ठीक ताली है। अब एसी चलती रहेगी पूरी। सम्मानीय रजिस्ट्रार सर का स्वागत। हमारे बीच निखिल श्रीवास्तव सर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए खेमराज सर को बुलाना चाहेंगे। माल्यार्पण से सर का स्वागत। हमारे बीच एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंह पटेल मंच पे हैं। उनके स्वागत के लिए विक्रम सर को बुलाना चाहेंगे। माल्यार्पण से सर का स्वागत। पवन सर मंच पे उपस्थित हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए शिवानी चौरसिया मैडम पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत है। और इसी क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर मंजूषा खरे मैडम पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत है। हमारे बीच पुस्तकालय प्रभारी शोभना मैडम उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच असिस्टेंट प्रोफेसर नीति बुंदेला मैडम उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि महोदय का डॉक्टर हिमांशु पांडे सर का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियां। और अतिथि स्वागत के पश्चात मंच पे बुलाना चाहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव सर को स्वागत के लिए। आदरणीय आज के व्याख्यान के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हिमांशु पांडे जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ अभिभाषक, हमारे सीनियर, हमारे मार्गदर्शक श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब सीनियर एडवोकेट श्री मुनीश श्रीवास्तव जी, इस महाविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री नरेंद्र खरे जी, डॉक्टर राम सिंह, पवन चौरसिया जी और डॉक्टर रतन सिंह तोमर, डॉक्टर धर्मराज गुप्ता जी और मेरे सारे सभी साथी प्रोफेसरगण, असिस्टेंट प्रोफेसरगण एवं प्यारे छात्र, मैं आज महाविद्यालय परिवार की ओर से और शिक्षा प्रसार समिति की ओर से डॉक्टर हिमांशु पांडे महाराष्ट्र लॉ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जी का मैं स्वागत करता हूं। वे नागपुर से यात्रा करते हुए
करके यहाँ पर आए हैं, एक लंबी यात्रा करके हमारे अनुरोध पर। उन्होंने हमारे एक छोटे से अनुरोध पर आप सबको अपनी एक्सपर्टीज का अनुभव शेयर करने के लिए और आपका मार्गदर्शन करने के लिए वे तैयार हो गए, इसलिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आप का नाता हम इस महाविद्यालय से हम सबसे बहुत पुराना है। आप वर्ष 2007 में आपने इसी कॉलेज से पढ़ाने की शुरुआत की थी और इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दी हैं। तभी से हम आपसे जुड़े हुए हैं, तभी से आप महाविद्यालय का हमेशा सहयोग करते रहे हैं और अपना अनुभव हमें परम आदरणीय श्री मुनीश जी, श्री नरेंद्र जी, मेरे मित्रगण डॉक्टर राम सिंह पटेल, other dignitaries on the dais, all esteemed faculty members, and all these students. I am really thankful and indebted. I'll come to Hindi, लेकिन वो स्कूल में वो तैयारी करवाते हैं, ऐसे टीचर हम लोग को लॉ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में तैयारी करवाती जाती है। अभी जिस तरीके से पूरा वातावरण बनाया गया, मैं कहीं उसके लायक नहीं हूं। मैं आपको ये बता देता हूं, मैं भी आप लोगों के बीच में से इंसान विशेष नहीं होता, परिस्थितियां विशेष होती हैं। ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें, इंसान कभी भी विशेष नहीं होता, सिर्फ परिस्थितियां होती हैं जो उसे विशेष बना देती हैं। इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातों में पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास ना ज्ञान है बताने कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ अनुभव है। मैं एक कॉलेज में नौकरी करता था, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं दिल्ली में था, एक डॉर्मेट्री में रहता था, 1600 रुपए महीने का देके, चूंकि नौकरी से निकाला गया था। घर जाना नहीं चाहता था। लोगों को आजकल वो एक होता ना सेल्फ रिस्पेक्ट। दिल्ली में मैं जहां नौकरी के लिए जाता था वहां मुझे नौकरी मिल जाती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली में दिन गुजार सकता। मुझे याद है मैं सुबह दूध पर चाय ब्रेक से अपना सुबह शुरू करता था, दिन भर इंटरव्यू देता था, लेकिन हर कॉलेज की कंडीशन ये होती थी कि हम आपकी सैलरी 1 महीने बाद देंगे। 1 महीने दिल्ली में कैसे गुजारा जाए, ये मेरे लिए बड़ा प्रश्न है। हमारे सीनियर थे यहाँ डॉक्टर सुधीर जैन साहब, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ, वो यहाँ नहीं है। इन एब्सेंस आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन हु सेव्ड माय लाइफ। क्योंकि जहां मैंने नौकरी की थी वहां मेरी लास्ट कॉन सैलरी उस जमाने में 12,000 रुपए थी। तो आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती, मैं 12,000 से नीचे नौकरी नहीं करूंगा। सुधीर भाई हमेशा यहाँ छतरपुर बुलाते थे और मैं कभी आने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि तनख्वाह कम थी। बड़ा स्पष्ट कारण था, मैं 12,000 रुपए वहां मिलते थे, उससे कम में यहाँ नौकरी क्यों करूं। बेटा ये जीवन का बड़ा कड़ा अनुभव है, लेकिन जब तक जिंदगी में कड़ा अनुभव नहीं होता कुछ प्राप्त भी नहीं होता। मुझे वो दिन आज भी याद है, 7 सितंबर 2007। अरे वाह। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे पास कपड़े चेंज करने के लिए जगह नहीं होती थी। जो रेलवे स्टेशन पे शुल्क शौचालय होता था, मैं वहां जाके कपड़े चेंज करता था। पहले मैं वॉशरूम साफ करता था जितना गंदा होता था,
फिर उसको उपयोग करके साफ करके फिर बाहर निकलता था। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन पे एक प्रेस वाले के कपड़े प्रेस करवाए, मैंने उससे इतनी रिक्वेस्ट की मुझे यहाँ कपड़े चेंज कर लेने, तो उसने अलाउ नहीं किया। तो पब्लिक प्लेस है, यू कैन नॉट चेंज। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे होटल में जाके कपड़े चेंज करना। दुकान से मैंने थोड़ी दूर गया, अपने बैग में एक ड्रेस रखता था, टॉवेल लपेटा, वहीं पे कपड़े चेंज किए और एमईटी नोएडा में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू हुआ, सब हुआ, फिर मुझे पता चला कि झांसी में एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया इंटर सिलेक्शन। उस जमाने में नेट क्वालिफिकेशन की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी कि अगर आपके पास नेट डिग्री है। ऑल द वे आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू झांसी। हम रात की ट्रेन पकड़ते थे क्योंकि दिन में होटल में रुकने को पैसा नहीं होता था। रात की ट्रेन पकड़ के हम झांसी आए। झांसी में प्रोफेसर साहब नहीं मिले, कहाँ जाए, अब दिन भर क्या कर सकते हैं। तो सुधीर भाई याद है कि उस दिन का कैलकुलेशन ये था कि जितना समय हम होटल में रुकने और खाने में खर्च करेंगे, उससे कम पैसे में बस में छतरपुर घूम के आएंगे। हमने एक बस पकड़ी, बस से छतरपुर आए। छतरपुर में सम्माननीय खरे साहब ने बहुत आदर किया। मुझे आज भी याद है कि टर्म्स कंडीशन पे हम लोगों की बात हुई। कहते कि आपको सैलरी हम सबको 8,000 देते हैं, आपको 2 इंक्रीमेंट ज्यादा देंगे, 8,500 रुपए। मैंने कहा मेरे पास रहने को घर नहीं है। उन्होंने कहा हम देंगे। सोने को बिस्तर नहीं है, कहते हम देंगे। हमने खाना खाने के लिए भी नहीं है, वो भी हम देंगे। तो इसलिए चीजें देख के आया था, वो थे मेरे दस्तावेज और 2-4 कपड़े थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे ना सोने का ठिकाना था, ना खाने का ठिकाना था, ना रहने का ठिकाना। सारी बात हो गई, फिर भी कहीं मन में इंसान को होता है कि कुछ बेहतर अभी भी मिल जाए। तो मैंने कहा सर मैं सोच के बताता हूँ। कहते सोच के मत बताइए, रजिस्टर पे साइन करके जाइए, आज की आपकी सैलरी मिलेगी। तो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती अटेंडेंस रजिस्टर पे उस दिन के साइन करवाए। इंसान का घमंड बहुत ऊपर होता है और उस घमंड के ऊपर होती है डिवाइन कॉन्स्पिरेसी। मैं कभी बस में पीछे नहीं बैठा था आज तक इतिहास में। मेरे फादर के पास हमेशा था, कभी जिंदगी में लौटा बेटा था, कभी ये चीज को रियलाइज नहीं। मैं यहाँ से वापस बस स्टैंड गया। बस स्टैंड पे पहली बस लगी छतरपुर की, मैं उसमें नहीं बैठा क्योंकि मुझे आगे की सीट चाहिए। जो एजेंट था उसने रोक के रखा, कहते दूसरी बस में बैठ। फिर दूसरी बस आ गई, वो भी चली, उसमें आ गई। तीसरी बस आई, मैं उसको खूब लड़ा। मुझे जो ड्राइवर के साइड वाली आगे की सीट थी वो चाहिए, उसने मुझे पीछे वाले गेट की पीछे वाली सीट दी और मैं रास्ते भर उस बस वाले को गाली देते हुए बस में बैठा, क्योंकि मैं कभी बस में पीछे नहीं बैठा। रात को 10:30 बजे उस बस का सामने से एक्सीडेंट होता है बदुआ सागर के पास और 3 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए उसी बस में जो उस सीट पे बैठा था। उसके बाद कुछ तो समझ में आया कि कुछ होता है। क्यों होता है तब तक ये नहीं पता था, हम तो अड़े हुए थे कि बस की आगे की सीट चाहिए। वो घटना होने के बाद फिर भी हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अब रात हो गई थी, लेट हो गई थी, सस्ती सी होटल ढूंढी। उस होटल का इतना गंदा कमरा था कि सोच नहीं सकते। रात को 11:30-12 बजे, क्योंकि दूसरे दिन वो झांसी वाला ऑफर था, उसकी मीटिंग। रात को जिस होटल में मैंने जाके रुका, मुझे ये नहीं पता था ये क्या है। रात को उस होटल में पुलिस की रेड पड़ी। वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा था। मेरे तो घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं कहां, और वहां से अगर पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती तो हम कहां जाते। वो पूरी रात मैं कमरे के अंदर डर के छुप के बैठा रहा। किसी ने मेरा दरवाजा नहीं नॉक किया। नेक्स्ट डे मैं उन प्रोफेसर साहब के पास गया बेहतर नौकरी के लिए। उन्होंने मुझसे कहा आपको नौकरी तो मिल सकती है, यूनिवर्सिटी में मिलेगी, मुझे 2.5 लाख रुपए आप दीजिए। मैंने सर अगर मेरे पास 2.5 लाख रुपए होते तो मैं यहाँ नहीं होता।
मेरे पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे। मैं दिल्ली गया, पूरा सामान उठाया। उस एक दिन की जर्नी ने मुझे ये बता दिया कि हम क्या चाहते हैं और ऊपर वाला क्या चाहता है। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी ताली मत बजाइए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ताली हो जाए। 10 सितंबर 2007 को मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। 10 दिसंबर 2007, एग्जैक्ट 3 मंथ, मुझे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में फर्स्ट परमानेंट फैकल्टी अपॉइंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूंगा, एक इतने अल्प समय में बनूंगा, और वो ऑफर मेरे पास कैसे आएगा। ये मैं बताना ये चाहता हूं, परिस्थितियां कोई भी हो, हमेशा एक चीज कैच करो, पॉजिटिव वाइब्स। छतरपुर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, मैंने इस संस्थान से वो पॉजिटिव वाइब्स सीखी है। ये आपको भी नहीं समझ में आएगा। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा हूं, एक्टिंग वाइस चांसलर रहा हूं, मैं आई एम द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ नेशनल लॉ। सारे होने के बावजूद वो जो चीज मुझे 3 महीने में मिली, यहां लड़ाई झगड़े होते थे, हम प्रिंसिपल साहब से लड़ा करते थे, क्योंकि एरोगेंस भी एक चीज होती है और युवावस्था में तो वो बहुत ज्यादा होती है। मैं हूं, और जब आप थोड़ा कुछ पढ़ लिख लेते हो तो जो मैं धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाता, बाद में पता चलता मैं एक हूं, बाकी कायनात है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप में से कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। किसी का नहीं लिखा कि आप 4 कदम चलोगे कि 10 कदम चलोगे कि 15 कदम चलोगे, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जीवन के अनुभव हैं जो आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे ले जाए। यहां पर मुझे इतना आदर दिया गया, आदर तो दिया जा रहा था, लेकिन अंदर से वो स्वीकार करने योग्य नहीं था। क्यों? दुनिया में आप शक्तिशाली बनना चाहते हो? हाँ, यस और नो? कितना 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 पावरफुल होना चाहते हो? पावर के लिए पैसा चाहिए, है ना? हमें पैसा भी चाहिए। कितने लोग हैं जो पैसा चाहते हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड। ये आधा हाथ उठा के काम नहीं होता, या तो पूरा उठाओ या मत उठाओ, जबरदस्ती। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो सम्मान चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सम्मान भी नहीं चाहते? वेरी गुड। एक बहुत विद्वान ऋषि थे, इतने विद्वान थे कि उनकी विद्वत्ता के आगे पूरी कायनात नमन करते थे। स्वयं साक्षात भगवान उनके सामने और उन्होंने कहा, देखिए कहानी सही है गलत है मेरे बात से मतलब नहीं, तो लॉ वाले हैं तो रीजनिंग पे जाते हैं। स्वयं भगवान आए, कहते साहब आपको क्या चाहिए? कहते प्रभु तो एक छोटी सी कृपा करना। कहते मैं जहां भिक्षा मांगने जाऊं वो सम्मान ना मिले। मैं जिस गली में जिस गांव भिक्षा मांगने जाऊं वहां सम्मान ना मिले, मुझे सम्मान के बिना भिक्षा प्राप्त हो। ऐसा क्यों? कहते प्रभुदेव जहां सम्मान मिलेगा वहीं मैं आराम कर दूंगा, जहां आराम करूंगा वहीं अपने पद से भ्रष्ट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभुदेव खेल तो आपका जीवन इतना छोटा सा दिया है, काम बहुत ढेर सारे करते हैं। जीवन के उद्देश्य में जाना जरूरी है, जीवन की औपचारिकता में जाना आवश्यक है। हाँ, जीवन के उद्देश्य में जाना जरूरी है कि औपचारिकता? उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए उद्देश्य तो यहाँ ये था कि हम आपसे
मिलके कुछ हमें सौभाग्य प्राप्त हुए। कष्ट इतना हुआ कि हमने मैडम लोगों को वहां से चल के ऊपर स्टेज तक आना पड़ा, जिसमें कहीं कोई कुछ है। तो हम लोग जिंदगी की औपचारिकताओं में इतने उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा कि उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। With due respect, I criticize modern education system. Although I am a professor in National Law University, but still if somebody give me a chance, I am happy to teach here in this or any other village with these students, and I am happy. क्यों? समझ लीजिए क्यों? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वो बच्चे आते हैं जिनके दे आर फ्रॉम एलाइट क्लास। वो पढ़े या ना पढ़े, दोनों सूरत में उनकी जिंदगी में बहुत परेशानी नहीं आनी। The parents are financially very strong. वहां जो बच्चा 3 लाख रुपए फीस दे के आ रहा है और महीने का उसका 30,000 का ऊपर का भी खर्चा है। यहाँ मुझे नहीं पता वो शिक्षा आपको कितने पैसे में प्राप्त हो रही है, लेकिन 3 लाख तो नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है। ऐसा फर्क नहीं है कि यहाँ के शिक्षक कम पढ़ा रहे और हम लोग ज्यादा पढ़ा रहे हैं। यहाँ के शिक्षक भी उतने ही तन्मयता के साथ, उतने ही डेडिकेशन के साथ आपके साथ मेहनत कर रहे हैं जितना हम वहां हैं। अगर किसी को पता करना हो तो संस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, सब कल्याणकारी व्यवस्था में रहे हैं सर। I am privileged, my student is here, I got him. You are my student. तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप कहां आप पैदा हुए ये आपके हाथ में नहीं था, ठीक है ना? लेकिन आप अपनी यात्रा किन परिस्थिति की शर्तों के साथ पूरा करोगे, पूरा आपके हाथ में। दुनिया में मूर्खों की भीड़ लगी हुई है, कंपटीशन बहुत कम। लोग कहते हैं कि कंपटीशन है मार्केट में, पहला आदमी मैं कहता हूं कंपटीशन तो है ही नहीं। हम उस भीड़ को देख के डर जाते हैं। प्रतिस्पर्धा है, क्या है? आपकी कल, आपकी आज और आपके आने वाले कल में हर स्टूडेंट के हाथ में डायरी होना चाहिए। हर स्टूडेंट के हाथ में डायरी होना चाहिए जिसमें वो ये लिखे कि मैं कल को आज से क्या बेहतर बनाना चाहता हूं। ये नहीं लिख देना कि सूरज तोड़ के लाऊंगा और चांद तोड़ के लाऊंगा और विश करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अगर आप सूरज का चांद तोड़ के लाओगे तो बाकी दुनिया क्या करेगी, है ना? Now let us come to the realistic discussion. I am here to share my experience in academics, best to my abilities, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस व्याख्यान माला को आगे उसी दिशा में ले जाया जाए जो आप चाहते हैं। आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए, मैं उन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। Feel free, raise your hand, ask your question. मैं अपनी कहानी सुना के चले जाऊं, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपका मूल्यवान समय है, सभी का मूल्यवान समय है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे प्रश्नों को उत्तर दूं जिसमें कि मैं आपकी किसी विषय पर सहायता कर सकूं। आप खड़े हो जाइए। यस प्लीज। सर जैसे कि हम पढ़ने का नियम बनाते हैं सर, हाँ तो सर कुछ दिनों तक तो सही चलता है उसका, हाँ फिर सर कुछ दिनों बाद कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मोटिवेटर फैक्टर क्या और डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं। मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं। जैसे मुझे खाने में रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, रसगुल्ला मुझे खाना है, लेकिन मुझे जो काम पसंद नहीं है, जो करना आवश्यक है, मैं अगर ये शर्त जोड़ दूं कि पहले उस काम को करूंगा फिर रसगुल्ले को खाऊंगा, आप देखिए तेजी से वो काम जो आप 10 दिन में नहीं कर पाए वो 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा क्यों जरूरी है।
99.9% लोगों का शिक्षा पे ये भरोसा है कि हमें रोजगार प्राप्त हो जाए। मानते हो कि नहीं? कितने लोग हैं जो कहते हैं रोजगार प्राप्त हो जाए? हाथ उठाइए। मैं ये कहता हूं कि वैदिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो आपके व्यक्तित्व का विकास कर देगी। आप ईमानदारी से पढ़ के देखिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वैदिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता। मैं उन बहनों के लिए भी बोलता हूं जिनको अपने परिवार में स्थिति दिखती है कि उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 3 काम कर लीजिए अपने घर में। एक डेडिकेटेड इंटरनेट, एक डेडिकेटेड पीसी और एक प्रिंटर। सिर्फ 3 चीज रख लीजिए, आपके घर में पैसा आ जाएगा। रास्ते में बता देता हूं, चलिए। क्योंकि इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं होता, ये कट कॉपी पेस्ट है। मैंने एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखा जिसमें कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने भी विश्वविद्यालय है वो सारे वो हैं जो या तो इतिहास से जुड़े, समाजशास्त्र से जुड़े या संस्कृत विषय से जुड़े। मैंने उसमें प्रयास किया और उसमें हमने अपना एक प्रोजेक्ट डाला। सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्रोजेक्ट की हमारी जो टीम थी सब बड़े डरे हुए थे कि साहब हमें तो संस्कृत आती नहीं है, हम उन विद्वानों के सामने क्या बताएंगे। एआईसीटी के डायरेक्टर वाज चेयरिंग दैट स्क्रीनिंग। उसका प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे देना था, 40 लाख का हमने प्रपोजल दिया। हमने उसे 3 बातें बताई। मैंने कहा आप भारत में कानून की किताबें उठा के देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में भारत कहीं नहीं है, भारत की संस्कृति कहीं नहीं, भारत का समाज कहीं नहीं। हमारे पास छोटे छोटे से उदाहरण हैं, छोटे से उदाहरण, जिन उदाहरण के अंतर्गत सारी समाज की व्यवस्था, सारा विज्ञान निहित है। हमें विदेशी सिद्धांतों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए ये नहीं मुझे ज्यादा पता, मैंने कुछ बड़ा पढ़ लिया। आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, अभी जो एक छात्र थे यहाँ पे उच्चारण कर रहे थे, पंडित जी खड़े हो जाए, इन शब्दों के वैज्ञानिकता पे जाइए। किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख कहीं नहीं जुड़ा है। सिर्फ एक चीज है, हमें ज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास करना। ज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास करने की 3 ही अवस्थाएं हैं। अभी मैं पूछूं कि ईमानदार कितने लोग हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने अपनी डिसर्टेशन कहां से किया, वो आपको पता है। देखिए, भले कितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, एआई कैन नेवर बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस, वी आर ऑलवेज सुपीरियर। व्हाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा को प्रोसेस करके आपको नया ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला कांसेप्ट है। ज्ञान की उत्पत्ति एक ही जगह होती है, वो है मनुष्य मस्तिष्क की चिंतन क्षमताओं में। The knowledge is born, ideas are born only in the mind of the people. There is no other machinery. दुनिया की एक ऐसी मशीनरी बता दो चलिए जिसमें कि आप ज्ञान की उत्पत्ति कर सकते हैं, मनुष्य चिंतन को अगर करते हैं। आंसर इज नल एंड वॉइड, नहीं कोई मशीन। सेकेंड, ये तो हो गया, मतलब आप अपना कर्तव्य समझिए। छात्र होने की हैसियत से पढ़ना काम नहीं है, चिंतन करना आपका कर्तव्य है। इसको कहीं लिख लीजिए आज के डिस्कशन में, अगर आप कुछ चाहते हैं, चिंतन करना आपका कर्तव्य है। अगर टीचर ने क्लास में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट्स के कितने डायमेंशन उसको पूरे दिन चिंतन करके देखे, दूसरे दिन ही बेटर देन द टीचर इन द क्लास। आप टीचर से बेहतर होंगे क्लास में। सेकंड, ज्ञान को सिक्योर कैसे करेंगे? देखिए, स्किल्स एनिमल्स के पास भी है, एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है, लेकिन उस ज्ञान को वो संरक्षित नहीं कर पाते, या जानवर अपनी स्किल्स को संरक्षित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ। राइटिंग इज द ओनली मोड टू प्रिजर्व नॉलेज।
अगर नॉलेज को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्वेशन इज द ओनली वे, दैट इज राइटिंग. How worst idea you have, that will become $1 million idea tomorrow. लेकिन अगर चिंतन हुआ लेकिन आपने उसे लिखा नहीं, चिंतन हुआ लिखा नहीं, बकवास से लिख लो, वो कब जाके काम में आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते. और एक ऐसा फॉर्मूला बनेगा जो जॉन ऑस्टिन या बेंथम ने नहीं बनाया, उसके आगे आपको. ठीक है. So the second rule of learning is documentation, whether oral documentation, voice documentation or writing. अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपने अपने साथ न्याय नहीं किया. ठीक है. तीसरा, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. मैंने चिंतन किया, लिखा और डायरी लिखा लिया के घर के अंदर रखी. भारत देश में 99.9% थीसिस और डिसर्टेशन है, ये सिर्फ टेस्ट इकट्ठी करते हैं. ये जो आपने काम किया ना, इसमें सिर्फ रद्दी के काम में आएगी, इसमें धूल एकत्रित होगी और कुछ नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि आपने इसको पूरी प्रक्रिया में उसको रखा ही. रिसर्चर का तीसरा काम यह है कि उस पे साउंड क्रिएट करें. The transmission of knowledge is only possible by way of producing sound. There is no other way. ज्ञान का संक्रमण सिर्फ और सिर्फ ध्वनि से हो सकता है, कोई भी तीसरा तरीका है ही नहीं. आप लिख दीजिए, अगर उसको वॉइस प्रोनाउंस नहीं होती है, उससे साउंड नहीं बनता है, तो पढ़ने वाला पढ़ नहीं सकता, लिखने वाला नहीं. तीसरा कर्तव्य हमारा ये है, जहां मौका मिले, अवसर मिले, उस ज्ञान को दूसरे के साथ बांटे, भले ही उस पर आलोचना हो जाए. क्योंकि आलोचना का सिद्धांत मैंने पहले दे दिया. आत्मसम्मान को साइड में रख के आगे चले. बार बार हमारे ये जो सब मैं वाला शब्द है ना, रिस्पेक्ट वाली चीजें, ये बड़ा खतरनाक होती है. देखिए, इतने कम समय में आप इतने ढेर सारे फूल बर्बाद हुए मेरे लिए, हुए कि नहीं? उसका पैसा दिया गया और मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे अपलोड भी नहीं कर पाया. प्रॉब्लम है ना भाई. मेरा सम्मान वो दुनिया को पता भी नहीं चला. किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने फोटो बनाई मेरे सम्मान की, भाई किसी ने नहीं बनाई. थैंक यू ब्रदर. मतलब आधा तो हम अपने आप का हनन कर ही रहे हैं, बाकी ऐसे लोग भी कर देते सर आपको फोटो पास ऑन कर दे प्लीज. आप लोग बेटा इन चीजों से बाहर आओ. नहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी, मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूं. मैं खुद बैठ के अपनी फोटो खींच नहीं सकता था. हमारे परिवार में खींचे नहीं, स्टूडेंट ऐसे हो गए कि उनको हमारी चिंता है. जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. उतने छोटे समय में कितने उद्देश्यों को प्राप्त करो. दो तरीके के लोग होते हैं, एक खुद के लिए जीते, दूसरे के लिए जीते. कितने लोग हैं जो खुद के लिए जीते? हाथ उठाएंगे. बहुत बढ़िया. इसका जवाब मैं देता हूं. आपको लग रहा है कि आप खुद के लिए जी रहे हैं. क्या आपको ये पता है कि सोने के बाद आपके शरीर की, आपके दिमाग की, आपकी संपत्ति की सुरक्षा कौन करता है? कभी किसी ने सोचा? हो सकता है एक दिन आप सो के उठो और हार्ट टेस्ट क्रैश हो जाए. याद ही नहीं रहे हम हिमांशु पांडे, हम वो गजनी पिक्चर क्या सब संभव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये देखिए कितना अटूट विश्वास. ऐसा कभी नहीं होता. कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि सो के उठे और घटना घट गई? नहीं हुई ना. घटना तभी घटती है जब आप जागे हुए हैं. मेरी बात को जरा गंभीरता से समझिए. जब आप जागे हुए तभी घटना घटती है. आपके सोते में कोई घटना आपके साथ गलत नहीं घटती. एक उदाहरण दे दीजिए. कहते साहब मेरे पास चोरी हो गई थी. तो चोरी आपका कुछ हुआ ही नहीं है, आपका कान काट के ले गया चोर. हाँ बताओ. दिमाग से कुछ निकाल के ले गया चोर? नहीं ले गया. सारा का सारा इंटैक्ट है, पूरा का पूरा परफेक्ट है. और सो भी आज का दिन बहुत अच्छा हुआ. The reason for somebody is there. We try to understand that science. Somebody is there who is sitting to take care of your life, dignity, existence. That is the love. That is the love. आप एबीआईसी के बारे में कितने लोग जानते हैं? रूल ऑफ लॉ आपके शिक्षक ने क्लास में पढ़ाया होगा. हाँ, रूल ऑफ लॉ एबीआईसी ने बना दिया. हमारे यहाँ तो पहले ही था कि साहब भगवान कहाँ है? भगवान वेद के शब्दों में है, वेद की ध्वनि में है.
अल्लाह ताला कहां है? कुरान में है। तो कैसे उनको हमने प्राप्त किया? उन शब्दों में, शब्दों की ध्वनि में। शब्द और शब्द की ध्वनि से अपने आप को जोड़ के देख लीजिए। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है सेक्शन को, प्रियम्बल की ध्वनि से, जिस ध्वनि के साथ जिस दिन आप अपने आप को जोड़ के देखेंगे, आपको कंठस्थ एक प्रावधान समझ में आएगा, याद होगा, और वो आपके व्यक्तित्व में मुंतशिर होगा। लेकिन आपको पता है, मन तो कहीं और है, आधा मोबाइल की स्क्रीन, आधा व्हाट्सएप पे, बाकी मास्टर लेट द टीचर डू परफॉर्मेंस डांस, है ना बेटा। जब तक आप अथॉरिटी के कंसेप्ट को नहीं समझोगे, प्राधिकार को नहीं समझोगे, तब तक विकास हो ही नहीं सकता। दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। ब्रह्मा जी भी कभी किसी ने सोच के देखा? द क्रिएटर ऑफ इंटायर यूनिवर्स ब्रह्मा, कहीं पर उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि कानून है। आप में अगर एक दोष है तो आप किसी भी तरीके के सम्मान के लायक नहीं हैं, इसीलिए हम सम्मान के लायक नहीं। वो ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसमें दोष ना हो, और जब आपके पास दोष नहीं है तब आप सम्मान के लायक। अगर आप में दोष है तो सम्मान प्राप्त करना पाप को अपने साथ जोड़ना। अगर देखिए, साइंस लिटरेचर हम ही ने तो बनाया है, कोई नया नहीं पैदा हुआ था। उस जमाने में बेंथम थे, उस जमाने में ऑस्टिन थे, उस जमाने में वेदव्यास थे, उस जमाने में तुलसीदास जी थे, आज के जमाने में हम हैं। आप भी कल के वेदव्यास हो सकते हैं, आप भी कल के तुलसीदास हो सकते हैं, आप भी कल के क्रिएटर हो सकते हैं। लेकिन हमें उनसे मतलब थोड़ी ना है। हमें अपने घर से मतलब, हम अपने पड़ोसी से मतलब, अपने मोबाइल से मतलब, अपने अपलिफ्टमेंट से मतलब। तो ये अपने का जो दायरा है, जब तक आप बाउंड्रीज ड्रॉ करके संकुचित रखते रहेंगे तो अपने में इस दुनिया के इतना बड़ा ब्रह्मांड है भाई, अपन जैसे गिनती नहीं। तो जो अपने का दायरा है इसको खोलें, और जितना आप उस दायरे को बढ़ाते जाएंगे उतनी जगह आप होते जाएंगे, और जितने आप दायरा समेटते जाएंगे उतनी जगह आप नहीं होंगे। क्यों? This is the last concluding remark from my side. जीवन और मृत्यु, करेक्ट? हाँ, सबको पता है ना एक दिन मृत्यु हो जाती है, पता है कि नहीं पता? एक दिन नहीं होती। That is the continuous process. I can do. Death is a continuous process. That is not one day phenomenon. जब तक आप विकासशील हैं, जब तक हमारे टिश्यूज बनते हैं, युवावस्था, टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी वर्क कर रही है, युवावस्था, इंटेलेक्चुअलिटी काम करना बंद करके मर गए। बात यह है कि हम इतने उपयोगितावाद के सिद्धांत पे चलते हैं कि पूरा हिला के देख लेते, आखिरी सांस तो नहीं बची, अगर बची है तो कुछ और भी काम करा लेते। That is a continuous process. हमेशा हर पल इसको ध्यान रखना है कि हम जीवन की ओर अग्रसर हैं कि मृत्यु की ओर। सिर्फ ये सांस चलने से, बीपी चेक कराने से, शुगर कराने से, इससे जीवन मृत्यु का निर्णय नहीं होता। जीवन का अर्थ है हर दिन यू हैव टू रिकॉर्ड what productive contribution I have done to this universe. बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एक सड़क के किनारे अगर एक गाय के बच्चे को जाके भी चारा खिला दिया ना, तो उतनी देर खड़े रहने से वो काम बेहतर था। उतनी देर खड़े रहने से वो काम, जो लोग कहते हैं ना बेरोजगार है, मैं कहता हूँ, मुझे बड़ा उस बात पे कहीं अच्छा भी लगता है कि बेरोजगारी के दौर में हम मोहल्ले की पॉलिथिन इकट्ठी किया करते थे, और पड़ोस वाली आंटी कचरा फेंक के पूछती थी, आ गए भैया। हमें दुनिया को जवाब नहीं, हमें अपने आप को जवाब देना है। हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट में कुछ काम किया, या सो के गुजारा, या व्हाट्सएप पे गुजारा, या वीडियो अपलोड करके गुजारा। ये जज आपको अपने आप के, दुनिया जज नहीं है। और दबाव नहीं, क्यों? जो मिला है वो जीवन है, और जीवन का मतलब सांस चलना नहीं है। जीवन का मतलब है एक हाथ में आग रख दीजिए और दूसरे हाथ में पानी रख दीजिए।
ध्यान रहे कि दोनों में से एक भी मृत नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक भी गए जीवन समाप्त है। जीवन यही तो है, एनर्जी एंड वाटर। अगर अग्नि ने पानी को समाप्त कर दिया तो जीवन समाप्त है, पानी ने अग्नि को समाप्त कर दिया तो जीवन समाप्त है। लाइफ इज सिंपली अ बैलेंस बिटवीन टू कॉन्ट्ररी एलिमेंट्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सब जगह पॉजिटिव मिल जाए तो लाइफ थोड़ी ना है आपकी। लाइफ क्या है? दो प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्य बनाना। और लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो थैंक यू फॉर द डे। जीवन में जिस व्यक्ति के जितनी कठिनाइयां हैं, जीवन में जिस व्यक्ति के जितनी ज्यादा कठिनाइयां हैं, ईश्वर ने उसको उतना ज्यादा सफलता का अवसर दिया। जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, आप समझिए कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, शांति से बैठिए, खाइए पिए ऐश कीजिए, क्योंकि सफलता नहीं मिल सकती आपको। सफलता प्राप्त करने का जो पहला स्टेप है वो ये थे कि जीवन की कठिनाइयों को देखो कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा कठिनाई उतनी प्यार से उनसे भी मुलाकात करेंगे। जिस दिन ये वाला परसेप्शन आपने रख लिया, अगर लाइफ में जिस दिन चैलेंज नहीं है ना, ऐसा लगना चाहिए कि आज का दिन असंभव है। हर आदमी को ये लगना चाहिए आज का दिन असंभव है, और शाम को लगना चाहिए आज के संभव को हमने संभव कर दिया। ऐसा ही जीवन जीने का प्रयास करें। आप मुझसे बहुत आगे जाओ। इन शब्दों के साथ धन्यवाद और कोई प्रश्न हो। बहुत धन्यवाद सर। ताली कम आई।